जब हम वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ओर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि वर्तमान में भारत एक उभरती हुई शक्ति है और अमेरिका पहले से ही एक बड़ी महाशक्ति है। ऐसे में वर्तमान विश्व की ये आवश्यकता है कि भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे ही होने चाहिए। इसीलिए दोनों देश के नेता इस ओर प्रयासरत रहते हैं कि दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो, क्योंकि दोनों देशों को ही चुनौती दे रहा है चाइना। तो ऐसे में वर्तमान विश्व की तो ये जरूरत ही है कि भारत अमेरिका के संबंध अच्छे ही होने चाहिए, ताकि चाइना की बढ़ती हुई ताकत को रोका जा सके, साम्यवाद को रोका जा सके, कम्युनिज्म विचारधारा को रोका जा सके। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या भारत और अमेरिका के संबंध हमेशा से ऐसे ही थे, या कभी इनमें उतार चढ़ाव का दौर रहा? अगर इन दोनों के संबंधों में खटास रही तो उनके क्या कारण थे? और अगर दोनों देशों के संबंध मधुरता की ओर जा रहे हैं तो किन कारणों की ओर जा रहे हैं? इन सभी प्रश्नों के जवाब देगा ये चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, मैं विजय तिवारी आज चैप्टर नंबर 5 में भारत अमेरिका के संबंधों की चर्चा करूंगा। सब्जेक्ट कोड चल रहा है BPSC 142। आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। 4 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हैं, यदि वो नहीं समझ में आए हैं तो उन्हें बार बार सुनिए, चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी और आगे की चीज़ों के लिए वो बेस हैं। तो वो 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, तभी आगे की चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि हमने वहाँ पढ़ा था किसी देश की विदेश नीति को किस प्रकार से वहाँ का नेतृत्व भी प्रभावित करता है। तो आप वो लेक्चर जरूर सुनिए। वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिए। चैप्टर में सबसे पहले प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना कुल मिलाकर हमें यही बता रही है कि शीत युद्ध के काल से लेकर वर्तमान तक भारत अमेरिका के संबंधों का किस प्रकार से ग्राफ तैयार होता है, और यही पूरे चैप्टर में बताया जाएगा। तो इसलिए हम इंट्रोडक्शन छोड़ सकते हैं और चैप्टर की जो शुरुआत होती है यहाँ से होती है। तो हम सभी को पता है, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय विश्व में शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, जो कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शक्ति की प्रतिद्वंदता को लेकर एक प्रतिद्वंदता बनी हुई थी कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। वैचारिक मतभेद थे। तो वो जो हथियारों की होड़ थी, वो जो अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए होड़ थी, वो जो पूरे विश्व में अपनी अपनी विचारधारा को फैलाने की होड़ थी, ऐसी परिस्थितियों में भारत के सामने ये क्वेश्चन मार्क था कि भारत किसका दामन थामे। ऐसे में भारत ने दोनों ही महाशक्तियों से अलग रखकर अपने आप को गुटनिरपेक्षता का एक नया स्वरूप दिया, और गुटनिरपेक्षता के माध्यम से दोनों महाशक्तियों से भारत बाहर हुआ। ये सब चर्चाएं हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। लेकिन पता है क्या है, भारत का जो पड़ोसी देश पाकिस्तान था, यानी कि जो भारत में से ही निकला वो पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठ जाता है जाके, और अमेरिका से गठबंधन करके उसकी भीख दया पर चलने लगता है वो। तो ऐसे में जो हमारा ही पार्ट था वही हमारा पड़ोसी बन गया बंटवारे की वजह से। तो वो जो पड़ोसी बन गया, जब वो अमेरिका के गठबंधन में चला जाता है, सीटों में जुड़ जाता है, सीटों जो कि एक सैन्य गठबंधन था, अमेरिका ने नाटो, सीटो, सैंटो 3 सैन्य गठबंधनों का निर्माण किया था, जबकि सोवियत संघ ने वारसा का। तो पाकिस्तान सीटों में जाके शामिल हो जाता है, पाकिस्तान से गठजोड़ कर लेता है। इसी वजह से ना भारत अमेरिका के संबंध जो शुरू में रहते हैं वो तनावपूर्ण रहते हैं। उसका रीज़न ये रहता है कि भारत तो गुटनिरपेक्षता की नीति अपना रहा है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के साथ गठबंधन कर रख लेता है, और पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के शत्रु हैं। ऐसे में जो शत्रुओं का मित्र होता है वो भी शत्रु ही होता है। तो कहीं ना कहीं भारत अमेरिका के जो संबंधों में शुरुआत में जो कड़वाहट थी, उसका एक बड़ा कारण ना पाकिस्तान था, और कुछ नीतियां भारत की भी थी जिसकी वजह से भारत अमेरिका के संबंधों में कड़वाहट रही। तो चलिए जानते हैं। तो शीत युद्ध और गुटीय राजनीति के युग में भारत को आज़ादी मिली, और ऐसे में विश्व 2 शक्तिपुंजों में विभाजित था। ऐसे में भारत किसका पक्षधर हो, यह भारत की स्वतंत्रता के लिए कठिन निर्णय था, क्योंकि अगर हम अमेरिका से मिलते हैं तो हमारी विचारधाराएं अमेरिका से प्रभावित होती हैं, और अगर सोवियत संघ से मिलते हैं तो हमारी विचारधाराएं सोवियत संघ से प्रभावित होती हैं। ऐसे में भारत ने इन दोनों ही गठबंधनों को त्याग दिया और गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। गुटनिरपेक्षता की नीति में उसने एशिया के देशों को और अफ्रीकी देशों को शामिल किया, और जितने भी नव स्वतंत्र देश थे उनको। शुरुआत में इसमें 5 देश थे: भारत, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, मिस्र और घाना। और आगे चलकर वर्तमान में 120 देशों का ग्रुप बन चुका है। कौन? गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता का बढ़ना दोनों महाशक्तियों को एक तरीके से विचलित कर रहा था, और भारत रणनीतिक रूप से एक कूटनीतिक चाल चल रहा था, जहां वो समय आने पर अमेरिका से ही मदद ले रहा था और सोवियत संघ से ही मदद ले रहा था। भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए कृषि, उद्योग और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर पंचवर्षीय योजनाओं का खाका अपनाया। अब जो ये पंचवर्षीय योजनाएं थीं, इनके माध्यम से वो यूएस और यूएसएसआर यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों की नीतियों का समाविष्ट करना चाहता था। जैसा कि हम सभी को पता है, आज़ादी के बाद हमारे विकास के सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं: गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, बेकार से उद्योग हमें विरासत में मिले थे। तो ऐसे में ज़रूरत थी तेज गति से विकास की। इसके लिए हमने योजना आयोग का गठन किया और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में चलाई। आज़ादी के बाद जो विकास का मॉडल था, वो मॉडल मिश्रित मॉडल था, जिसमें हमने साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों के रूप रखे। हालांकि नेहरू जी का जो स्वभाव था
वो साम्यवाद की ओर झुकाव वाला था, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्पष्ट रूप से उन्होंने सोवियत संघ का पक्ष नहीं लिया और मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। धीरे धीरे करके अमेरिका ना भारत का एक भरोसेमंद साझेदार बन गया। देखो, कई प्रकार के व्यापार होते हैं। एक द्विपक्षीय व्यापार होता है जिसमें दो ही देश मिलकर व्यापार करते हैं, एक बहुपक्षीय होता है और एक सामूहिक होता है। तो भारत और अमेरिका के अगर द्विपक्षीय व्यापार की बात की जाए तो ये धीरे धीरे एकदम जबरदस्त तरीके से शुरुआत में आगे बढ़े। हालांकि भारत की जो भिन्नताएं थीं रणनीतिक रूप से वो अलग थी और अमेरिका की अलग, लेकिन फिर भी दोनों ने ना एक दूसरे को परिस्थिति के हिसाब से ढाल लिया। उसी समय से अमेरिका भारत का विश्वासी भागीदार बना हुआ है। यानी कि जब भारत और अमेरिका के संबंधों की जड़ों को खोदते हैं ना, तो वो जड़ें 1947 से ही दिखाई देती हैं। उसी समय में अमेरिका जो है भारत का एक विश्वासी भागीदार बन चुका था, जिसकी मदद से देश को अमेरिकी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला। और भारत में जो सबसे बड़ी इंजीनियरिंग संस्था है आईआईटी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तो जो आईआईटी की स्थापना हुई है ये भी अमेरिका की मदद से ही हुई है। इवन जो भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम था, महाराष्ट्र के तारापुर में जो सबसे पहला हमने परमाणु संयंत्र लगाया था, वो भी अमेरिका की मदद से ही लगाया था। इसके अलावा खाद्य सहायता कार्यक्रम और भारत में 1967 में जो हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया था, वो भी अमेरिका ने ही उस समय दिया था। अमेरिका में भारत के लगभग 2 लाख छात्र का पढ़ रहे थे, शिक्षा ले रहे थे। उन्हें ना सिर्फ शिक्षा दी गई बल्कि बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया गया। अमेरिका में लगभग 4 मिलियन भारतीय अमेरिकी हैं, जिससे भारत अमेरिका के संबंध और भी ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्हें आप पॉइंट टू आंसर में पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। 2017 की बात करोगे तो द्विपक्षीय व्यापार जो है वो 126 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। दोनों देशों में ही लोकतंत्र है। विश्व का अगर सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका है तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। तो भारत अमेरिका के संबंधों की बात की जाए, यहाँ से पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि आज़ादी से लेकर वर्तमान तक एकदम जबरदस्त तरीके से संबंध आगे बढ़ते रहे होंगे। लेकिन आगे चैप्टर थोड़ा सा और पढ़िए, पता चलेगा। थोड़ा सा माहौल नरम गरम का था यहाँ पर। भारत अमेरिकी संबंध को निर्णायक आधार देती हैं 3 चीज़ें, और वो चीज़ें हैं पाकिस्तान, चाइना और सोवियत संघ। तो भारत जब भी चाइना और सोवियत संघ, यानी कि खासतौर पर सोवियत संघ, रशिया के साथ कदम बढ़ाता है तो अमेरिका से उसके कदम थोड़े से दूर हो जाते हैं। फिर भी एशिया और अमेरिका के प्रति, अफ्रीका के प्रति अमेरिका की रीति अलग रही है। वो ये चाहता है कि भारत के माध्यम से एशिया और अफ्रीका के देशों को, एशिया और दक्षिण अमेरिका के देशों को अपने कंट्रोल में करें। शुरुआती दौर में भारत अमेरिका के संबंध पॉजिटिव वे में शुरू हुए थे, लेकिन आगे चलकर ये निगेटिव वे में भी हुए कुछ दिनों के लिए, और फिर से आज पॉजिटिव वे में ही चल रहे हैं। ऐसे में भारत अमेरिका के संबंधों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक 1947 से लेकर 1991 तक, और दूसरा 1991 से लेकर अब तक। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। चैप्टर में अब तक हमने ये पढ़ा है कि आज़ादी से लेकर अब तक भारत के संबंधों की शुरुआत वैसे तो सकारात्मक तरीके से हुई थी। इवन भारत में बहुत सारे इन्वेस्ट भी किए हैं किसने, अमेरिका ने। संकट की परिस्थितियों में अमेरिका ने हमारी मदद भी करी है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें थी जहाँ पर हमें अमेरिका से सपोर्ट मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल पाया। तो वो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। समय के हिसाब से भारत अमेरिका के संबंधों को 2 भागों में बांटा इन्होंने। एक 1947 से 1991 जब शीत युद्ध चल रहा था, और 1991 से लेकर अब तक। तो चलिए पहले 1947 से लेकर 1991 तक भारत अमेरिका के संबंधों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पता है क्या कहता है वो ये कह रहा है कि भारत अमेरिका के संबंधों का ना रोलर कोस्टर के रूप में बताता है वो। रोलर कोस्टर का मतलब ये है कि कभी तो बहुत ज़्यादा गर्मजोशी है और कभी बहुत ज़्यादा मित्रता है। यानी कभी तो दोनों देशों में बिल्कुल ऐसा लगता है भाई इनसे बढ़िया दोस्त कोई होगा ही नहीं, और कई बार पता है क्या लगता है, इनसे बड़ा शायद शत्रु भी कोई नहीं होगा। क्योंकि जब अमेरिका पाकिस्तान के करीब जाता है तो हमारी शत्रुता बढ़ जाती है। हालांकि कभी ये शत्रुता युद्ध में नहीं बदली, और बदलनी भी नहीं चाहिए, वरना अंजाम हम सब जानते हैं। पता है क्या हुआ था, 1956 में स्वेज क्राइसिस हुआ था, स्वेज संकट हुआ था। स्वेज नहर को लेकर युद्ध हुए थे। तो स्वेज नहर को लेकर जब युद्ध हुआ तो भारत और अमेरिका दोनों एक ही पक्ष में थे। इसी तरीके से 1959 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे आइजनहावर। इन्होंने भारत का दौरा किया था, जिसका भारत ने जोरदार तरीके से स्वागत किया था। इवन आइजनहावर ने अपनी ओर से कहा था कि भारत अगर ताकतवर होता है तो हम भी ताकतवर होते हैं, यानी कि भारत के ताकतवर होने में अमेरिका का लाभ है। इस तरह 1962 में जब चीन ने हम पर आक्रमण किया था तो अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ भारत का समर्थन किया, वरना भारत के ऊपर बहुत बड़ी सैनिक आपदा आ सकती थी। हालांकि युद्ध फिर भी हमारे पक्ष में नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक तरीके से जो बाहरी सपोर्ट होता है वो सपोर्ट ना अमेरिका ने हमें दिया ब्रिटेन के साथ मिलकर। इसी प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति जब जॉन एफ कैनेडी थे तो भारत अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे थे। आगे चलकर जब नए राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन आए तो इन्होंने भी संबंधों को और अच्छा किया। इवन महाराष्ट्र में ना पहला परमाणु संयंत्र स्थापना हुई तारापुर में। 1966-67 में जब भारत में भीषण सूखा पड़ रहा था, भूखमरी पड़ रही थी, अकाल पड़ रहा था, लोग भूख से ललायित थे, तो उस समय HYV बीज देकर हरित क्रांति यानी कृषि तकनीक को आगे बढ़ाया दिया गया।
1973 में एक बार फिर से अमेरिका ने अपने मित्रता वाले व्यवहार को बढ़ावा दिया और PL 480 के तहत बहुत सारा गेहूं की आपूर्ति भारत में करी। इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो $2 बिलियन के बराबर की राशि का जो ऋण था उसे लगभग माफ कर दिया गया। 1978 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने भारत की अपनी सद्भावना यात्रा पर अमेरिका का भारत के प्रति सहानुभूतक रवैया चलाया और मेलजोल के मार्ग फिर से आगे बढ़ाए। तो इससे पता चलता है कि अमेरिका के जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी यात्राएं भारत की ओर आती रहीं और वो भारत को अपने पक्ष में करना चाहते थे। लेकिन मैं तुम्हें इसके पीछे एक ना और बात बताता हूँ जो किताबें नहीं लिखती। रीज़न ये था, देखो भारत ने ना गुटनिरपेक्षता की नीति अपना रखी थी। ना भारत अमेरिका से मिला हुआ था ना सोवियत संघ से। अमेरिका ना हमें इतनी सारी सहायता इसलिए दे रहा है, देखो कोई फ्री फंड में सहायता नहीं देता, ये बात ध्यान रखना। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में अपना कोई प्रॉफिट होगा जब भी बंदा जो है वो दूसरे को टाइम देता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई फ्री फंड में यात्रा नहीं कर रहा है। वो भी अमेरिका जैसा देश भारत क्यों आ रहा है? तो उसका रीज़न यही है कि वो चाहता है ना कि शीत युद्ध के दौरान भारत अगर उसके पक्ष में हो जाता है तो भारत के साथ साथ गुटनिरपेक्षता वाले जितने भी देश हैं वो भी उसके पक्ष में हो जाएंगे। तो एक तरीके से ना वो सोवियत संघ का ना एशिया में प्रभाव बढ़ने नहीं देना चाहता, इसलिए वो भारत जैसे देशों को ना अपने जाल में फंसाना चाहता है। इसलिए अमेरिका के बड़े बड़े राष्ट्रपति आ रहे हैं भारत में और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका हमारे यहाँ कर रहा है। लेकिन उसके पीछे उसकी एक कूटनीतिक चाल है कि वो इन सब के माध्यम से ये चाहता है, क्योंकि अगर अमेरिका हमें सपोर्ट नहीं करता तो रूस सपोर्ट करता है, और अगर रूस सपोर्ट करता तो हम पक्का सोवियत विचारधारा में चले जाते हैं। तो एशिया में ना सोवियत विचारधारा के फैलाव को रोकने के लिए अमेरिका हमें ना क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ये बात आप बिल्कुल अपने ध्यान में रखना। कह रहा है यद्यपि दोनों देशों के मध्य कभी सीधे टकराव नहीं रहे, यानी कि अमेरिका और भारत के बीच में सीधे सीधे टकराव नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनकी जो दृष्टि थी ना विश्व में वो बिल्कुल अलग थी। अमेरिका एक तरीके से पूरी तरीके से पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहता है, पूरी तरीके से सैन्य तरीकों को बढ़ावा देना चाहता है। शीत युद्ध के दौरान ना आगे पीछे की नीति रही, कभी भारत आगे की ओर बढ़ रहा था अमेरिका की, और कभी पीछे की ओर, क्योंकि भारत में भी ना अलग अलग टाइप के लोग थे। कुछ लोग ये चाहते थे भारत को गुटनिरपेक्षता अपनानी नहीं चाहिए थी, भारत को डायरेक्ट अमेरिका के साथ संबंध बना लेने चाहिए थे, तो आज भारत का विकास तेज गति से होता। जब 1978 में चाइना ने अमेरिका के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया, तब भी ये बात उठी कि भारत को भी ना अमेरिका के साथ संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए। तो ऐसे मुद्दे बार बार उठते रहे। हालांकि यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि किस वजह से भारत अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण रहे। तो पहला मुद्दा तो गुटनिरपेक्षता ही था। जब भारत ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया तो उसने कहीं ना कहीं अमेरिका की विचारधारा को डिक्लाइन कर दिया कि भाई हम तुमसे नहीं मिलना चाहते। जवाहरलाल नेहरू जैसे जो नेता थे इनकी विचारधारा समाजवादी थी। इवन पंचवर्षीय योजनाओं में इन्होंने समाजवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करी, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका से हमारी दूरी होती गई। भारत में कम्युनिस्ट चीन को मान्यता दी गई, जबकि अमेरिका चाहता नहीं था कम्युनिज्म को बढ़ावा दिया जाए, अमेरिका चाहता था कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाए। तो इस वजह से ही भारत अमेरिका के बीच में थोड़ी सी दूरी रही। और चौथा पॉइंट जो सबसे बड़ा है कि पाकिस्तान जो इसका मित्र बना अमेरिका का, इसकी वजह से भारत थोड़ा दूरी रहा। कोरिया संकट की बात की जाए तो इस दौरान भारत ने इस अमेरिका को समर्थन देने से इनकार कर दिया। यूएनओ की बात की जाए तो जब कश्मीर का मुद्दा उठा तो अमेरिका ने हमें सपोर्ट नहीं किया। इसी प्रकार से सोवियत संघ के साथ भारत की निकटता थी, और 1971 में पता क्या हुआ था, 1971 में भारत और रूस के बीच में 20 वर्षीय समझौता हुआ कि अगर भाई हम पर कोई हमला करता है तो हमारे पीछे सोवियत संघ खड़ा है। तो ऐसे में क्लियरली तरीके से हो गया कि हम सोवियत पाले में हैं, तो अमेरिका हमसे पक्का दूर होना ही होना है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। 1974 में भारत परमाणु परीक्षण कर लेगा। तो जब भारत परमाणु परीक्षण कर लेगा, लेकिन उसी दौरान जो संधियां होंगी परमाणु के लिए उस पर साइन नहीं करेगा। तो देखो एक संधि थी एनपीटी, जो एनपीटी संधि थी ये कहती थी कि भैया कोई परमाणु बम नहीं बनाएगा, लेकिन भारत ने इस पर साइन नहीं किए। उन्होंने कहा क्योंकि ना ये संधि ये कहती है कि अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया ये परमाणु संपन्न देश हैं, इनके अलावा कोई भी देश परमाणु टेस्ट नहीं करेगा। तो भारत ने इसे भेदभावपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि भाई या तो सबके लिए आप परमाणु बमों को ये ख़त्म करो, या फिर ये 5 ही देश क्यों, फिर तो हम भी बनाएंगे। तो इसके लिए भी मतभेद रहा। अमेरिका ने आगे चलकर जो हमारे यहाँ वो परमाणु संयंत्र लगाया गया था महाराष्ट्र में तारापुर में, उसके लिए ना उसने आपूर्ति करने से भी मना कर दिया। तो भारत ने जो एनपीटी पर साइन नहीं करे, उसकी वजह से कुछ मिसाइल सिस्टम्स भी अमेरिका ने हमें नहीं दिए, जिसकी वजह से कड़वाहट और ज़्यादा बढ़ गई। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करा, अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज दी। ऐसे में भारत ना अमेरिका का पिछलग्गू नहीं बना, क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि भारत अमेरिका को सपोर्ट करे इस दौरान। इसकी वजह से भी अमेरिका और भारत के द्विपक्षीय संबंधों को झटका लगा। इसके अलावा अमेरिका ने ना पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करी और भारत ने इसकी आलोचना करी। रोनाल्ड रीगन के टाइम के दौरान हिंद महासागर में मतभेद हुए, और जिसकी वजह से अमेरिका और भारत की कड़वाहट और ज़्यादा बढ़ गई। तो इससे पता चलता है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मुद्दे थे, जिसकी वजह से भारत अमेरिका के संबंध
सीधे सीधे तो नहीं बिगड़े, लेकिन फिर भी जो अमेरिका की ओर से भारत को सहायता दी जाती थी, उन सहायता पर जरूर इसका प्रभाव पड़ा। तो इससे पता चलता है कि शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिका के संबंध कभी आगे रहे, कभी पीछे रहे, कभी तो ऐसा लगने लगा कि बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध है, बहुत मित्रवत संबंध है, और कभी ऐसा लगा कि ये शत्रुतापूर्ण संबंध है, दोनों ही देश एक दूसरे की काट चाहते हैं। आगे बात आती है कि शीत युद्ध के बाद भारत अमेरिका के संबंध किस टाइप के रहे। तो देखो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, और ये बात प्रूफ हो गई कि सोवियत जो विचारधारा है, जो साम्यवादी विचारधारा है, जो राज्य का नियंत्रण है, ये गलत तरीके से होता है। भाई देखो, अगर सारी चीज़ें अंडर गवर्नमेंट होंगी तो सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार भी ज़्यादा होगा, भ्रष्टाचार अगर ज़्यादा होगा तो आम जनता का जीवन यापन बेकार होगा। तो ये बात तो पूरी दुनिया को पता ही चल गई कि ज़्यादा चीज़ें ना राज्य के कंट्रोल में होनी नहीं चाहिए। अगर आपको ना सेवा चाहिए, अगर आपको बेहतरीन सुविधाएं चाहिए, तो प्राइवेट सिस्टम होने चाहिए ही चाहिए, हालांकि ये कई बार महंगे भी होते हैं। तो 1991 के बाद जो हमने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई, तो इससे कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स भारत की ओर आए, जो हमारे यहाँ पूंजीवाद बढ़ा, इससे भारत अमेरिका के संबंध ना काफ़ी अच्छे हो गए। हालांकि इस दौरान भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से संबंध खराब हुए, लेकिन फिर भी 90% चीज़ें ऐसी रहीं कि भारत अमेरिका के संबंध अच्छे ही होते चले गए। तो कह रहा है शीत युद्ध के बाद भारत अमेरिका के संबंधों ने एक बहुत बड़ी उड़ान भरी, महत्वपूर्ण उड़ान भरी। वास्तव में दोनों देश ने अपनी परंपराओं के बल पर, क्योंकि भारत का जो परंपरा है वो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में गिना जाता है, और अमेरिका की परंपरा है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र। तो इस वजह से दोनों देशों में जो ये डेमोक्रेसी वाली बात थी, इसकी वजह से दोनों देशों के संबंध बहुत मजबूत हुए। शिक्षा का मुद्दा हो, अवेयरनेस का मुद्दा हो, सरकारों का मुद्दा हो, ये चीज़ें दोनों देशों में अपने आप धीरे धीरे उठी, लेकिन फिर भी इन दोनों देशों के बीच में जो संबंधों का महत्वपूर्ण कारण है वो यही चीज़ें हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एकदम से बदल गई, इसकी वजह से भारत और अमेरिका के संबंधों में भी परिवर्तन आया। क्योंकि भारत जिस महाद्वीप में रह रहा है, एशिया महाद्वीप में, वो एक ताकतवर महाद्वीप के रूप में धीरे धीरे उभर रहा है। हिंद महासागर में जो खजाने हैं, प्रशांत महासागर में जो खजाने हैं, इनका दोहन करना है अमेरिका को। इसीलिए उसे एक ऐसे देश की तलाश है जो इस क्षेत्र की सुपर पावर हो, और भारत जो है वो एशिया की सुपर पावर धीरे धीरे बनता जा रहा है। उसके सामने अगर अड़ंगा है तो वह है चाइना। और ऐसे में अमेरिका और भारत दोनों को जो सामने से चुनौती दे रहा है वो चाइना ही है। तो ऐसे में देखा जाए तो दोनों का शत्रु एक ही है, इसलिए भी अमेरिका और भारत को हाथ मिलाना ही मिलाना है। कह रहा है 1990-91 में सोवियत संघ का पतन हो गया और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। भारत ने भी आर्थिक उदारीकरण का रास्ता अपना लिया, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियां चला ली। मई 1992 में दोनों देशों की नौसेना ने संयुक्त अभ्यास किया। प्रधानमंत्री जो भारत के थे उस समय नरसिम्हा राव, वो एक हफ्ता की यात्रा के लिए कहाँ पे गए, अमेरिका पे गए, जिसकी वजह से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिला। 1995 की अगर हम बात करें तो 1995 में रक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में कई समझौतों पर साइन किए गए। इवन भारत अमेरिका के संबंधों में एक रोड़ा अभी अटकाया हुआ था, वो था अमेरिका के जो व्यापार कानून थे। यानी कि अमेरिका ने अपने व्यापार कानून बनाए इस हिसाब से रखे थे जिसका प्रॉफिट ज़्यादा भारत को ना मिले। इस दौरान अमेरिका ने पता एक दोगली नीति करी। अमेरिका ने क्या करा ना, पाकिस्तान को F-16 विमान दे दिए, F-16 विमान दे दिए। तो जैसे पाकिस्तान को F-16 विमान दिए गए तो उसकी सेना पावरफुल हो गई। इससे ना भारत को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। क्यों? क्योंकि ना पाकिस्तान उस सेना का प्रयोग ना हमारे खिलाफ ही करना चाहता है। इसी प्रकार से जब इन दोनों के संबंधों में मतभेद हुए तो जो अमेरिका द्वारा महाराष्ट्र के तारापुर परमाणु संयंत्र में आपूर्ति की जा रही थी परमाणु की, वो उसने फिर से रोक दी। ऐसे में भारत में बिजली संकट हो गया। तो भारत ने ना अपने आप में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करी, घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधार करने की शुरुआत करी भारत ने, क्योंकि ऐसे में हम किसी ना देश पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। इवन इतना ही नहीं, अमेरिका ने ना हमें सुपर कंप्यूटर देने से ही मना कर दिया कि हम भारत को ना सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे, जबकि भारत ने उस सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में मौसम के पूर्वानुमान लगाने के रूप में प्रयोग करना चाहता था। ऐसे में भारत ने कहा हम अपना सुपर कंप्यूटर ना खुद बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब किसी देश पर ज़्यादा डिपेंडेबल हो जाता है ना, बड़ी ये भी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में भारत में घरेलू अर्थव्यवस्था का सुधार भारत ने खुद किया। जैसे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ती गई, शेष विश्व के इसके संबंध अपने आप बढ़ते गए। आप निम्न और जाओगे, देखो आज पाकिस्तान के हालात देखो, भले उसके साथ अमेरिका खड़ा था, लेकिन आज पाकिस्तान के हालात कैसे हैं आप खुद देखो। तो इसलिए ना आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी स्थिति अच्छी होती जाएगी ना, विश्व के सभी देश खुद ही आपकी ओर आएंगे। और आज भारत के और विश्व के सभी देश इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है विश्व में एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखे, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि शीत युद्ध के शुरुआती वर्षों में भारत अमेरिका के संबंध कैसे थे बताओ, और शीत युद्ध के बाद भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हुए ये बताओ। अब तक इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ से मिले हैं। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इसी वाले लेक्चर में इसे ख़त्म कर दिया जाए। आगे जो चैप्टर में है वो ये बताया जा रहा है कि रक्षा संबंधों में दोनों देशों के संबंध कैसे हैं, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हैं। तो देखिए,
रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंध कुछ हद तक ठीक भी हैं, क्योंकि और कुछ हद तक खराब भी हैं। उसका कारण यह है कि भारत वैसे रक्षा के क्षेत्र में ना अमेरिका पे डिपेंड है ही नहीं। पहली बात, भारत रक्षा के लिए रूस पर और इसराइल पर निर्भर है। यानी कि भारत अपने हथियारों की जितनी भी खेप खरीदता है वो ज़्यादातर रूस से खरीदता है या इसराइल से खरीदता है। यानी कि अमेरिका पे हम इतने निर्भर हैं नहीं। तो ऐसे में अगर अमेरिका हमें कुछ चीज़ें दे रहा है तो वो अपने प्रॉफिट के लिए दे रहा है, हमें उस पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ चीज़ें जो पढ़ लेते हैं। तो शीत युद्ध के दौरान जो भारत था वो अमेरिका की सुरक्षा नीति की बात थी जो उस पर विरोधी था, क्योंकि अमेरिका अपनी सुरक्षा नीति पाकिस्तान के साथ जाहिर कर रहा था। ऐसे में ज़्यादा चीज़ें थी नहीं जिस पर हम दोनों देशों की सहमति हो। लेकिन फिर भी मतभेदों के बावजूद भी कुछ चीज़ों पर पहल की गई। जैसे कि अमेरिका के जो रणनीतिकार थे उन्होंने देखा कि पाकिस्तान को लंबी दूरी के यूएस बम वर्षक विमान दिए गए। तो ऐसे में ना भारत ने इस चीज़ का विरोध किया, क्योंकि अगर पाकिस्तान के हाथ ऐसी चीज़ें लग रही हो तो भारत के लिए इसका यूज़ करेगा। तो आगे चलकर क्या हुआ, फिर भारत के भी कुछ लोग अमेरिका गए, उन्होंने इन तकनीकों को प्राप्त करने के लिए दिलचस्पी दिखाई और वहाँ के नेताओं को अपने पक्ष में राजी भी किया। इसका परिणाम ये रहा कि 1950 के दशक में अमेरिका ने भारत को बहुत सारे जो रक्षा क्षेत्र की चीज़ें हैं वो प्रदान करी। इवन इतना ही नहीं, अमेरिका भारत के मध्य संयुक्त सैनिक अभ्यास भी हुआ। देखिए, सैनिक अभ्यास की बात करें तो सैनिक अभ्यास ना संयुक्त होते रहते हैं विभिन्न देशों के मध्य। उसका रीज़न ये होता है कि युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को निपुण बनाया जाए। तो कह रहा है कि भारत अमेरिका की बात करें तो 1950 से शुरुआत होती है, जब दोनों ही देश ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की सेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास करते हैं। इवन अमेरिका ने भारतीय वायुसेना के लिए +19 मिलियन के 200 सरमन टैंक दिए, S-55 हेलीकॉप्टर भी दिए, 54C-119 के फेयर चाइल्ड सैन्य परिवहन विमान भी दिए। अमेरिका के उपयोग में हालांकि ये सब चीज़ें नहीं थी, इसीलिए वो हमें ये सारी चीज़ें दे रहा है। 1962 जब भारत चीन युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने थोड़े बहुत भारत को सैन्य आपूर्ति करी। ये सहायता इसलिए दी गई कि पर्वतीय युद्ध के लिए जो छोटे छोटे हथियार होते हैं, गोले बारूद होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, इन सब चीज़ों के लिए भारत को ये सहायता दी गई। इवन इतना ही नहीं, 1962 में $2 अरब से अधिक की हमें आर्थिक सहायता दी गई, कर्जा दिया गया और बाद में उसे माफ़ कर दिया गया। 1980 के दशक की बात की जाए तो भारत अमेरिका के रक्षा संबंधों में थोड़ा सा बदलाव आया, क्योंकि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया। अमेरिका चाहता था कि वो भारत के ज़मीन का प्रयोग करे, लेकिन भारत ने इसके लिए मना कर दिया। लेकिन फिर भी अमेरिका ने भारत को कुछ सैन्य हार्डवेयर बेचने की पेशकश करी, जैसे TOW टैंक रोधी मिसाइल, लंबी दूरी के हावित्जर खरीदने की संभावना रखी उसने। इसके लिए भारतीय टीम अमेरिका का दौरा भी करती है। इतना ही नहीं, आगे चलकर अमेरिका की जो इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है ये भारत को कुछ चीज़ों की मना कर देती है, जिसकी वजह से ना भारत और अमेरिका के संबंधों में ना तनाव आ जाता है। तो अमेरिका जो है भारत को जो वो देता है ना परमाणु क्षेत्र में, महाराष्ट्र के तारापुर में जो परमाणु प्लांट लगा हुआ था। देखो, आप ये मत सोचिए कि परमाणु का मतलब बम बनाना है। महाराष्ट्र के जो तारापुर में हम परमाणु की जो बात कर रहे हैं ना, वो न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में यूज़ किया जाता है, बिजली की आपूर्ति के लिए वो यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर जो चीज़ों की ज़रूरत थी उन चीज़ों के लिए ना यूरेनियम की बहुत खास ज़रूरत होती है, और अमेरिका ने उसको पहले तो मना कर दिया। फिर जब दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे हुए तो उसने आगे चलकर फिर इस यूरेनियम को दोबारा से प्रदान करना शुरू किया। 1984 में भारत और अमेरिका के बीच में टेक्नोलॉजी हस्तांतरण की एक सहमति बनी कि अमेरिका भारत को कुछ टेक्नोलॉजी का निर्यात करेगा। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच में तकनीकी क्षेत्र में विकास हुआ। आगे चलकर भारत को सुपर कंप्यूटर, हल्के लड़ाकू विमान, ये सारी चीज़ें प्रदान की गई। इतना नहीं, 250 गैस टरबाइन इंजन भी दिए गए, टैंकों के लिए नाइट विजन डिवाइस की आपूर्ति भी की गई। भारत में नॉर्थरॉप कॉरपोरेशन के TF-5 विमान भी दिए गए। 1987 में अमेरिका द्वारा जो निर्यात लाइसेंसिंग मामला था, इसमें भारत 7वें नंबर पे था। यानी कि अमेरिका जिन जिन देशों के साथ व्यापार करता है उसमें भारत की नंबर जो था वो 7वें नंबर पे था। यानी कि 6 देशों के बाद भारत ऐसा देश था जो अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार कर रहा हो। 1985 के बाद तो अमेरिका ने ओपनिंग टू इंडिया नाम का कार्यक्रम भी चलाया, जिसके माध्यम से वो पता क्या है, भारत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने में अपने फ़ायदा देख रहे हैं। 1965 के बाद NPT के प्रयोजन में भारत शामिल नहीं हुआ था। NPT मैंने पहले बताई, परमाणु अप्रसार संधि, जिसके माध्यम से भारत ने अमेरिका जैसे देशों पर यह आरोप लगाया कि ये कुछ ही देशों के पक्ष में है, बाकी देशों के पक्ष में नहीं है। 1999 में जब भारत पाकिस्तान का कारगिल युद्ध हुआ तो इस युद्ध में भारत ने अपनी रक्षा और सुरक्षाओं की चिंता को मजबूत रखा। कारगिल मामले में पहली बार अमेरिकी प्रशासन ने कश्मीरी समस्या को वस्तुनिष्ठ के रूप में देखा। कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने सीधा सीधा पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया।
क्योंकि अगर वो सीधे सीधे पाकिस्तान को सपोर्ट करता तो हम भी सीधा सीधा रूस से सपोर्ट लेते हैं। खैर, अमेरिका के भारत और पाकिस्तान दोनों से ही सैन्य संबंध हैं, और ये बात बिल्कुल सिद्ध है, चाहे हम किताबों में पढ़ें या ना पढ़ें, कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के प्रति ज़्यादा सहायता वाली नीतियां अपनाता है। उसका रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान खुलकर अमेरिका के सपोर्ट में रहता भी है। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की वजह से भारत को प्रॉफिट भी रहा है, तो थोड़ा सा लॉस भी रहा है। आगे दोनों देशों के परमाणु संबंधों की बात की गई है, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही कर ली है आपके सामने। तो देखो, अगर आप परमाणु क्षेत्र में बात करोगे तो मार्च 2000 में भारत ने अपने परमाणु शस्त्रों को त्यागने से इनकार कर दिया। हुआ क्या था 1999 में, यानी कि वैसे तो 1998 है, 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किए थे अटल जी की सरकार के दौरान। ऐसे में अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध लगा दिए और हम पर यह दबाव बनाया गया कि हम अपने परमाणु जो शस्त्र हैं उनको त्याग दें, लेकिन भारत ने सन 2000 में साफ मना कर दिया, हम अपने परमाणु शस्त्रों को नहीं त्यागेंगे, जिसे जो करना है कर ले। तो ऐसे में धीरे धीरे अमेरिका को अपनी सख्त नीति को बदलना पड़ा। सन 2002 में भारत और अमेरिका के बीच में 123 एग्रीमेंट समझौते पर बातचीत हुई, और जो पुरानी गतिविधियां थी उनमें फिर से शुरू करने की बात हुई, यानी कि संबंधों को फिर से सामान्य बनाने की बात हुई। देखो, पूरे विश्व में ना ये नीति है, कोई भी देश ना परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, अगर करता है तो उस पर ना प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ऐसे में भारत ने भी जब 1998 1999 में परमाणु परीक्षण किए, तो उसके बाद ना पता क्या हुआ, भारत पर भी ना प्रतिबंध लगा दिए गए। लेकिन देखो, हमारे पर अगर आप प्रतिबंध लगाते हो ना, इसमें हमारा कोई लॉस है नहीं, सही बताऊं। उसका कारण क्या है, हम ना उपभोक्ता वाले देश हैं। अब अमेरिका अगर चीज़ों को बेच रहा है तो हम खरीद रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट नहीं, उसमें उसका प्रॉफिट है। तो ऐसे में हम तो ग्राहक है भाई, तुम दुकानदार हो, तुम्हें हमसे बनाकर चलनी पड़ेगी। तो ऐसे में अमेरिका साल 2 साल बाद उन प्रतिबंधों को हटाना चाहता है। उसका कारण ये है कि उसमें उसी का प्रॉफिट है। 18 जुलाई 2005 को भारत और अमेरिका के बीच में एक परमाणु समझौता होता है, जिसे आजकल हेनरी जे हाइड यूनाइटेड स्टेट्स और भारत शांतिपूर्ण आणविक सहयोग अधिनियम 2006 के नाम से जाना जाता है। ये एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य ये था कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। भारत और यूएस के बीच में परमाणु टकराव खत्म हो गया। इस कानून के माध्यम से भारत को अपने उपयोग के लिए अमेरिका से परमाणु सामग्री मिलेगी, परमाणु रिएक्टर्स की खरीद की अनुमति मिलेगी। ऐसी अपेक्षा की गई कि इस टेक्नोलॉजी से भारत की जो आंतरिक संरचना है ये मजबूत बनेगी। इतना ही नहीं, भारत और अमेरिका के बीच में सहयोग और व्यापार जो बाधित था वो भी धीरे धीरे मजबूत होता चला गया। सितंबर 2008 में भारत एनएसजी से जो प्रतिबंध थे उन प्रतिबंधों को खत्म कर दिया जाएगा। उन प्रतिबंधों से भारत को छूट मिल जाएगी। अब फ्रांस और रूस जैसे देश भी भारत को परमाणु रूप से सहयोग करेंगे। मार्च 2009 की बात किया है तो अमेरिका द्वारा भारत में $2.1 बिलियन के P-8 पैसिडॉन सैन्य विमानों की बिक्री की जाएगी, जो कि दोनों देशों के बीच में सबसे बड़ा अब तक का सैन्य संबंध माना गया है। आगे चलकर 2008 की अगर बात करें तो 2008 में भारत और अमेरिका के संबंध और भी ज़्यादा अच्छे होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पर यूरेनियम को प्रभाव हमारे यहाँ आएगा, जिसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। रिएक्टर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा और बड़े बड़े संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो ये भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु क्षेत्रों में संबंध है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, देखो आपको यूएनओ के बारे में पता होगा। यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में कितने देश हैं? तो यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में 15 देश हैं। 15 में से 5 देशों के पास वीटो पावर है, 10 देशों के पास वीटो पावर नहीं है। तो ऐसे में जो 5 देश वीटो पावर वाले हैं, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया। तो भारत की ये डिमांड है कि ना वीटो पावर में स्थायी सदस्यता को बढ़ावा देना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जब यूएनओ बना था तो उसमें 51 देश थे, लेकिन आज यूएनओ में 120 देश हैं। तो ऐसे में स्थायी सदस्य भी तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये 5 देश अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसे में अमेरिका ना भारत के समर्थन में रहा है कि हाँ भाई, भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। इसके अलावा निर्यात नियंत्रण व्यवस्था की बात की जाए तो भारत के परमाणु परीक्षण पर 24 वर्ष के अपने प्रतिबंध को तोड़कर 11 और 13 मई 1995 को भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए। हालांकि पाकिस्तान ने भी आगे चलकर 28 मई 1998 को और 30 मई को एक अतिरिक्त परीक्षण करने का दावा किया। यानी कि भारत ने जो 1998 में परमाणु परीक्षण किए, परमाणु टेस्ट किए, तो पाकिस्तान ने भी उसकी तुरंत ही बात करे और इवन इसने ये कहा कि हमने भारत से ना एक ज़्यादा परमाणु बम बनाया है। तो ऐसे में पता क्या हुआ? ऐसे में ये हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है उसके माध्यम से भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। 13 मई 1998 को राष्ट्रपति क्लिंटन ने भारत और पाकिस्तान के ऊपर शस्त्र निर्यात नियंत्रण अधिनियम यानी कि AECA के तहत उसकी धारा 102 के तहत प्रतिबंध लगा दिए, आर्थिक प्रतिबंध और सैनिक प्रतिबंध। हालांकि भारत पर लगाए जो प्रतिबंध थे उससे बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई। अमेरिका से जो चीज़ें भारत आती थी उससे भारत को $21 मिलियन की सहायता राशि पर रोक लग गई। G8 के देशों द्वारा भारत को समर्थन मिलना बंद हो गया।
सैन्य बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया, जितनी चीज़ें भी हम बाहर से सैन्य लाते थे। 2002 की शुरुआत होती है, तो 2002 की शुरुआत के बाद जो ये प्रतिबंध लगे थे उनमें धीरे धीरे ढील देनी शुरू हो जाती है। लगातार विधायी प्रक्रिया होती है, लगातार बातचीत होती है, और उसके बाद अमेरिकी कांग्रेस धीरे धीरे भारत और पाकिस्तान पर से सारे प्रतिबंध हटा लेती हैं। अक्टूबर 1999 में कांग्रेस ने 2561 यानी कि 2561 रक्षा विनियोग विभाग अधिनियम पारित किया, और जिसके माध्यम से भारत और अमेरिकी राष्ट्रपतियों के उस पर साइन करवाए गए। 1991 के बाद मित्रता और सहयोग का एक नया रास्ता शुरू होता है भारत अमेरिका के बीच में। तो यहाँ पर चीज़ें वही वही हैं जो हम पहले से पढ़ते गए हैं, उसे यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है। आगे चैप्टर की जो बड़ी हेडिंग है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे वो चीज़ें हमने पहले ही पढ़ ली हैं, उसी को रिपीट किया है उसने। आगे जो चीज़ है वो ये है कि भारत अमेरिका के बीच में आर्थिक संबंध। तो देखो, भारत और अमेरिका के बीच में जो आर्थिक संबंध है, इनका सुधार 2000 के बाद होना शुरू हुआ। सन 2000 के बाद भारत अमेरिका के आर्थिक संबंध बहुत अच्छे हुए। दोनों देशों के बीच में व्यापारिक साझेदारी को बढ़ावा मिला। दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे देश की यात्रा करी। खासतौर पर जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा बने तो द्विपक्षीय व्यापार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। कह रहा है 1991 में जो व्यापार होता था वो $5.91 बिलियन होता था। सन 2000 में यही बढ़कर $14.35 अरब हो गया, फिर $37.1 अरब हुआ, और आगे चलकर तो $43.4 अरब हुआ। सन 2010 में $100 अरब का व्यापार हुआ, और हालांकि इस दौरान जो चीन से व्यापार हो रहा है वो $500 बिलियन का रहता है, और इधर भारत $100 अरब का व्यापार करता है। तो इससे पता चलता है कि आईटी के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, आउटसोर्सिंग के सेक्टर में, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किस प्रकार से भारत अमेरिका की साझेदारी आगे बढ़ी है। सितंबर 2014 में जब मोदी जी की सरकार आती है तो प्रधानमंत्री मोदी के बाद तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि भारत और अमेरिका के संबंध बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, लेकिन आगे चलकर दोनों देशों के संबंध और ज़्यादा अच्छे होंगे। मोदी जो है वो वहाँ पर यात्रा पर जाएंगे अमेरिका में, और एफडीआई और पूंजी बाजार के विकास को बढ़ावा देने की बात करेंगे। भारतीय जो आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां हैं, इनका और अमेरिका के संबंध $22.5 बिलियन का योगदान होगा। इसके अलावा 42 लाख के आसपास से अधिक नौकरियों को बढ़ावा मिलेगा। इवन इतना ही नहीं, अमेरिकी नागरिकों और स्थायी निवासियों के लिए 3 लाख नौकरियां बढ़ावा मिलेगी। 2014-15 के दौरान भारत के कंप्यूटर सेवा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सेवाओं का निर्यात है, ये लगभग $146 बिलियन होगा। तो यहाँ पर कुछ ना फैक्ट हैं, कुछ आंकड़े हैं, तो चीज़ें आप पॉजिटिव वे में लिख के, अगर ये आंकड़े आपको याद होते हैं तो ठीक है, नहीं तो 2-4 हेडिंग बना के आप ये चीज़ें लिख देना। इसी प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच में जो वस्तुओं का व्यापार हुआ 119% बढ़ गया, लगभग 126.2 बिलियन डॉलर हो गया। अमेरिका और भारत एक दूसरे के क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर साझा हितों को आगे बढ़ाने लगे। 2017 तक वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार जो सिर्फ 2% था, उसमें इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई कि वो लगभग 17% के आसपास चला गया है। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ फैक्ट्स हैं जो आप अपने आंसर में लिखेंगे। नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप सभी को पता है उसके बाद किस प्रकार से भारत अमेरिका के संबंध बहुत ज़बरदस्त रूप से और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जब वो बने प्रधानमंत्री, तो ऐसा लगने लगा कि भारत और अमेरिका के संबंध इतने अच्छे नहीं रहेंगे जितने अच्छे संबंध मनमोहन सिंह और बराक ओबामा के कार्यकाल में थे। लेकिन जब चीज़ें आगे बढ़ी, दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे देश की यात्रा करी, बातचीत हुई, चर्चाएं हुई, तो बड़े पैमाने पर अमेरिकी इन्वेस्टर्स भारत की ओर आए। और उसका रीज़न एक ये भी था, जो कि आगे चैप्टर में बताया गया, कि अमेरिका में जो ट्रम्प सरकार आई, तो जो अगला पॉइंट है ना और जो ये वाला पॉइंट है, दोनों लगभग सेम होने वाले। देखो यहाँ पर लिखा है ट्रम्प प्रशासन का आगमन और इधर मोदी प्रशासन का आगमन। दोनों ही जो थे वो कट्टर नेता थे, तो ऐसे में दोनों ही देशों के जो संबंध थे ना वो इस दौरान बहुत अच्छे होते जाएंगे। और हम सभी को पता है, जैसा कि मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, मोदी ने विदेशों में अपने साथियों के साथ ना व्यक्तिगत रिलेशनशिप को बढ़ावा देने की बात करी है। देखो, एक तो बात ये होती है कि एक देश दूसरे देश के साथ संबंधों को स्थापित कर रहा है, एक बात ये होती है एक नेता दूसरे नेता से संबंध स्थापित कर रहा है। तो जो मोदी जी की यात्रा आप देखोगे विभिन्न देशों में जो हो रही हैं, उसमें ना वो गर्मजोशी के माध्यम से प्रोटोकॉल को तोड़कर दूसरे देश के नेताओं को खुद लेने जाते हैं, उनके साथ खुद यात्राएं करते हैं, रोड शो भी किए जाते हैं। तो पता है क्या, एक तरीका ये है कि सामने वाले का दिल जीत लो और उसके माध्यम से फिर अपने देश को प्रॉफिट कराओ। तो ये नीति यही चल रही है, क्योंकि आपके अगर पर्सनल संबंध किसी से अच्छे होंगे, दोस्ताना संबंध अगर होंगे किसी से, तो आप ना उससे प्रॉफिट अच्छे से ले सकते हो। और बिल्कुल ना मोदी ने यही किया है, जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है। जापान की बात कर लो आप, इसराइल की बात कर लो, यूरोपीय नेताओं की बात कर लो, तो अमेरिकी राष्ट्रपति से अधिक कोई और महत्वपूर्ण यहाँ पर हमने रखा ही नहीं, क्योंकि हमारा पहला जो टारगेट था वो यही था कि हम अमेरिका के साथ संबंध अच्छे करेंगे। और ट्रम्प प्रशासन के आने के बाद ये चीज़ें और आगे बढ़ गई। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अगर बात कर ली जाए, आतंकवाद के क्षेत्र में बात कर ली जाए, तो भारत और अमेरिका दोनों ही एक जैसी विचारधारा रखते हैं।
और दोनों ने इन दोनों ही मुद्दों पर बड़े पैमाने पर एकजुटता दिखाई भी है। तो नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आने के बाद किस प्रकार से भारत अमेरिका के संबंध आगे बढ़े हैं, खासतौर पर एशिया प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में, ये चीज़ किसी से छुपी नहीं है। ट्रंप प्रशासन का आगमन, सेम चीज़ें जो हमने यहाँ पढ़ी। तो जब डोनाल्ड जे ट्रंप का प्रशासन अमेरिका में आता है तो कुछ दिनों के लिए अनिश्चितता बनती है, लेकिन दोनों देशों के संबंध आगे चलकर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसका कारण ये था कि ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान के खिलाफ था, इवन वो अफगानिस्तान से भी अपनी सेना हटाना चाहता था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसके परिणाम था भारत अमेरिका के संबंध जो है वो और पटरी पर आते गए। जो बाइडेन जो इस समय हैं राष्ट्रपति अमेरिका के, उस समय में भारत अमेरिका के संबंध और भी ज़्यादा मजबूत हुए हैं। भारतवंशी कमला हैरिस जो वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारत अमेरिका के संबंधों को और भी ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। आगे चैप्टर में एक सारांश है। देखो, भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि अमेरिका को प्रतिद्वंदिता जो मिल रही है वो मिल रही है चाइना से, और चीन जो है वो भारत का पड़ोसी देश है, और चीन और भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं। ऐसे में चीन पर अंकुश भारत भी लगाना चाहता है और अमेरिका भी। तो इसी वजह से ना दुश्मन को खदेड़ने के लिए दो बंदों को दोस्ती करनी पड़ती ही है। इसी वजह से भारत अमेरिका की जो दोस्ती है वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। चैप्टर से कोई प्रश्न आएगा तो आप उत्तर देने में सक्षम है। देखो, लेक्चर लेंथी है, इसलिए चीज़ें ना एक बार में सुनना बहुत कठिन हो जाता है, मैं ये बात जानता हूँ, बट हमारी मजबूरी है, हम भी कुछ नहीं कर सकते। अगर चीज़ों को ढंग से पढ़ाया जाए और डीपली पढ़ाया जाए तो 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बनती है, बट फिर भी 25 से 35 मिनट का एक टारगेट लिया जाता है कि भाई इतनी देर में लेक्चर को कंप्लीट कर दिया जाए। तो इसीलिए ना कई बार कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी समझ में कुछ भी ना छोड़ूं। तो कहीं डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, हम उस डाउट को भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।